अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके जी, हम लोग स्टार्ट किया हुआ था हमने रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। आई एम सॉरी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपसे कहा ना कि पूरे चैप्टर में मैं एक यही चीज़ है जिस पे ज़्यादा सारा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये ही बहुत ज़्यादा आती होती है। बाकी को हम ना ज़रा आगे आगे से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ज़रा अच्छे से समझ लें ताकि आपके क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके मार्क्स लूज ना हो। इनमें से हर चीज़ में से MCQs भी बनते हैं, इसमें से सारे आपके वाइवा के आपके जो SCQ के क्वेश्चन है वो सब आते होते हैं, ठीक है। तो आपने इस पूरे टॉपिक को बेहतरीन सा कर लेना है। तो हम बात करते हैं इस फैक्टर्स की, जिसमें एडिशनल रिस्क फैक्टर में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन है और दूसरा है हाइपर होमोसिस्टीनीमिया। होमोसिस्टीन आई टोल्ड यू अबाउट कि ये एक अमाइनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी में नॉर्मल रहता है बिकॉज ऑफ द लेवल्स ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इसको मतलब रखते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। अगर आपके पास विटामिन B12 फॉलिक एसिड का लेवल कम होता है उसकी वजह से होमोसिस्टीन के लेवल्स जो है वो खराब हो जाते हैं लाजमी तौर पे, ठीक है। कई बार हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हो जाता है, फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाता है, हाइपर होमोसिस्टीन यूरिया हो जाता है। कभी कभार कंजेनिटल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बचपन में ही उनका हाइपर होमोसिस्टीन यूरिया होता है, बच्चों को यूरिन में उनका होमोसिस्टीन एक्सक्रीट हो रहा होता है। अब जो भी होता है, जिस भी सूरत में होता है, हमें इतना पता है, जो हमारे से कंसर्न बात है वो ये है कि होमोसिस्टीन का एलिवेटेड लेवल अगर बॉडी में होगा तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉट्स के बनने का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब ज़ाहिर है अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनेंगे तो उससे आपका MI का रिस्क भी बढ़ेगा, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ेगा, DVT का रिस्क भी बढ़ेगा, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का। तो ये सारी चीजें होमोसिस्टीन से रिलेटेड है। होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है ये हमने याद होगा आपको, अगर शायद बायोकेमिस्ट्री में पूरी बात भी पड़ी थी। अब दोबारा से इससे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, एक तो हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है और दूसरा टाइम भी नहीं है, ठीक है। दोबारा इतना याद रख लें कि ये भी एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है कि अगर और कोई चीज नहीं होती और किसी बच्चे को कंजेनिटल होमोसिस्टीन यूरिया होता है तो उसमें भी रिस्क एथेरोस्क्लेरोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। फिर हमारे पास अगली चीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इन्होंने वैसे ही अपनी तरफ से एक चीज एक्स्ट्रा बनाने के लिए कर दी, वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है करने वाली। इन्हीं 4-5 चीजों को मिला के उनने कहा है नंबर 1 हाइपरलिपिडीमिया हो एक बंदे को, हाइपरटेंशन हो उस बंदे को, डायबिटीज हो, उसके पास प्रोकोएगुलेंट्स यानी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो। जब ये सारी चीजें मिल मिला के एक बंदे के अंदर हो जाएंगे तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहेंगे। और जाहिर है इंडिविजुअली भी ये सारी चीजें रिस्क इंक्रीज कर रही है एथेरोस्क्लेरोसिस का, मिल के होंगी तभी इंक्रीज ही करेंगी ना। तो ये बात इन्होंने वैसी मतलब एक आपको पता है कि अपनी बड़ाई बनाने के लिए भी वो चीजें तो लिखनी होती है ना, तो इसलिए लिखती है। मतलब ऑनेस्टली दिस इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारी चीजें मिला के भी लिख दोगे तो भी रिस्क बढ़ेगा ही ना, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली चीज है लाइपोप्रोटीन A के लेवल्स। अब ये क्या है जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना LDL है एक लाइपोप्रोटीन, एक HDL लाइपोप्रोटीन है, उस तरह लाइपोप्रोटीन A भी एक ऐसी लाइपोप्रोटीन है जिसमें दो चीजें होती हैं। इसके पास एक होती है आपके पास, इतना याद रख लें, एपोलाइपोप्रोटीन A, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम लाइपोप्रोटीन A है। अब ये एपोलाइपोप्रोटीन A जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है ना, इसका फंक्शन है बिल्कुल जिस उस तरह का जैसे आपका समझ लें कि एक थ्रोम्बोसिस एक्टिवेटर टाइप फंक्शन है। मतलब ये आपकी बॉडी में क्लॉटिंग को एक्टिवेट कराने टाइप फंक्शन कराती है जिस तरह प्लाज्मिनोजेन का फंक्शन होता है। तो लाइपोप्रोटीन A के लेवल्स एक नॉर्मल अमाउंट में तो बॉडी में होते हैं, ये भी लिपिड का ट्रांसपोर्टर ही होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स का A का यानी एपोलाइपोप्रोटीन A का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इतनी सी बात याद रखिए, ये सारी बातें पढ़ना याद होगा अगर आपको ना, तो बायोकेमिस्ट्री में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। लेकिन अब जरा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम बहुत डिटेल में इनके मेटाबॉलिज्म में जा नहीं पाते, बस इतना मोटा मोटा सा याद रख लें। फिर अगली चीज है हमारे पास प्रोकोएगुलेंट। अब प्रोकोएगुलेंट तो समझना भी बंदे को समझ में आए, मतलब इसमें कोई समझने वाली बात ना भी हो, अगर आपको इतना भी समझ नाम से पता चल रहा है कि जहां पर आपके पास कोई भी कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है वो अगर इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, या कोई भी ऐसी स्टेट आ जाती है जिसमें प्रोकोएगुलेंट स्टेट जिसको हम कहें, जिसमें आपकी कोएगुलेशन एक्टिव हो जाए जरूरत से ज्यादा, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो तभी हो रहा है जब सारी चीजें आपस में जुड़ रही है, कोएगुलेट कर रही हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपका वो है जो क्लॉट के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है तो वो आपकी बॉडी में, जैसे आपको मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेगनेंसी आपकी एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होती भी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी, और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसी चीजें रिलीज हो रही होती हैं जो कोएगुलेशन को एक्टिवेट करती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज क्लोनल हेमेटोपोइसिस। अब क्लोनल हेमेटोपोइसिस का मतलब ये है
क्लोनल का मतलब होता है कि एक ही जैसे सेल्स होना, और हेमेटोपोइसिस का मतलब है जहां पर ब्लड सेल्स की सिंथेसिस हो रही है। देखा ये गया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें ये एमआई के रिस्क, मतलब एमआई के एपिसोड्स हुए, उन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम, कोई रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं था। तो देखा ये गया कि होता कुछ ऐसा है कि उनकी बॉडी में जो उनके बोन मैरो है वहां पर कोई एक ऐसी जगह पर आती है, कोई ऐसे सेल्स, एक पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आई हुई होती है। वो क्लोन ऑफ सेल्स होता है पूरा का पूरा, जो हेमेटोपोइटिक सेल्स है, मतलब बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस हो रही है ना, ब्लड सेल्स की सिंथेसिस हो रही है, उन पूरे के पूरे सेल्स में ना जेनेटिक म्यूटेशन आई होती है। वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते, जो ब्लड सेल्स वो सिंथेसाइज करते हैं ना, वो थोड़े बहुत एबनॉर्मल होते हैं, खासतौर पे वो वाले सेल्स जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो पता है कि आपके जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी यहीं से सिंथेसाइज हो रहे हैं ना, बोन मैरो से, और वो आपकी सारी इम्यूनिटी बनाते हैं। आपके टी सेल्स हैं, आपके बी सेल्स हैं, और अभी आप पढ़ेंगे तो आपके जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है उसमें भी आपके टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन आई हुई होती है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का रिस्क इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक कॉज देखी गई थी, ठीक है। और अदर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं टाइप ए पर्सनालिटी का होना, जो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं जिनमें एपिनेफ्रीन और जो आपके नॉर एपिनेफ्रीन है उनकी इंक्रीज्ड सिंथेसिस हर टाइम रहती है, वो वैसे भी एक इंक्रीज्ड रिस्क पे होते हैं फॉर दीज फीचर्स, ठीक है। इतनी सी बात तो यहाँ पर खत्म होगी। अब हमने कहानी शुरू करनी है हमारे पास पैथोजेनेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी की फॉर्म में आप याद रखेंगे तो आपको भी याद रहेगी, और बहुत ही आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात भी नहीं है। सीधी सी बात है, हम बात करेंगे कि प्लाक जो है ये कैसे शुरू हो रहा है और कैसे खत्म हो रहा है। इसमें जो सबसे अच्छी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, वो है रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ठीक है। रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती जब तक उस बेचारी चीज को छेड़ा ना जाए। अगर मैं किसी को तंग नहीं करूंगी तो कोई मुझे आगे से मुंह पे थप्पड़ भी नहीं मारेगा, वो वाली बात है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास ये एक वेसल है, ठीक है, बेचारी, ये वेसल का मतलब गोल्ड वेसल है, और ये समझ ले इसका, ओहो बहुत ही बुरा बना दिया, मेरे ल्यूमेन है, ठीक है, दरमियान में। अब डेफिनेट सी बात है कि जब सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड वेसल में से नॉर्मल हालात में गुजर है, कोई उसको बेचारी वेसल को तंग नहीं कर रहा, ब्लड के अंदर आपको पता है नॉर्मल हालात में ब्लड सेल्स होते हैं, हमें पता है सबको कि ब्लड में दो चीजें, प्लाज्मा भी है और ब्लड सेल्स भी हैं। वो ब्लड सेल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो कभी भी वॉल ऑफ द वेसल के साथ टकराती नहीं है, उसके साथ एडहेयर नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक लेमिनार फ्लो है, एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो चल रही है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। लेकिन जब आपके पास स्टार्ट होती है इंजरी टू द वेसल वॉल किसी भी वजह से, तो आपके पास जो है वो फिर ये सारी चीजें एक दूसरे को तंग करने लग जाती है, क्योंकि इन चीजों को तंगी महसूस होती है उस इंजरी की वजह से। अब वो इंजरी किस किस वजह से हो सकती है? इंजरी हो सकती है आपके पास, यहाँ पर उन्होंने बुक में आपके बहुत सारे रीजन स्टेट की हुई है। सबसे पहले आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें, वो आपकी एक हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस हैं, दूसरी हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। इन दोनों को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके पास स्मोकिंग हो गया, होमोसिस्टीन का लेवल हाई हो गया, आपके पास ये जो टॉक्सिन्स है कोई भी जो बॉडी में आ जाते हैं, जैसे स्मोकिंग में से भी आते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं, कोई स्ट्रेस आपके पास वेसल्स को दे रहा है, कोई इम्यून जो डिपॉजिट्स आके लगने लग जाए, मतलब आपको पता है कि कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें इम्यून डिपॉजिट्स आपकी वेसल्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। anything which is causing injury to the vessel wall starts the process of atherosclerosis, ठीक है। तो पहली चीज जो स्टेप होगी वो एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी। और इन सारी चीजों में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें जो इंजरी कॉज करने में है, वो एक आपकी हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस है, दूसरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस का क्या मतलब है? हीमोडायनेमिक्स का मतलब होता है ब्लड की फ्लो, ठीक है। हीमोडायनेमिक हम ब्लड की फ्लो को कहते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब है कि वो खराब हो रही है। ब्लड की फ्लो कहाँ कहाँ पर खराब होती है? कुछ ऐसी जगह है जहां पर फिजियोलॉजिकली ब्लड की फ्लो खराब हो रही होती है, और वो जगह होती है आपके ब्रांचिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक आर्टरी, ये आके दो में डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये एक ब्रांच पॉइंट बना। ब्रांच पॉइंट पे आपको पता है कि ये जो स्ट्रीम लाइन नॉर्मल फ्लो चल रही थी, जो लेमिनार फ्लो थी, उसमें एक चेंज आया, और वो ब्लड को यहाँ जाना पड़ा, कुछ को यहाँ जाना पड़ा। तो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, जहां पर हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस आ रही है, मतलब ब्लड की फ्लो को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ा। फिर इसी तरह जब एक बड़ी वेसल से वेसल छोटी वेसल में चेंज हो जाती है, कैपिलरीज बन जाती हैं, फिर कैपिलरीज की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। हर ब्रांच पॉइंट पे वेसल को एक जगह से मुड़ना पड़ता है। जब उसे मुड़ना पड़ता है ना ब्लड को, तो उसे स्ट्रेस फील होता है। मतलब हमें भी अगर एक सीधे रोड पे कुछ चलने को कहेगा और एक कहेगा कि यहाँ से मुड़ो, वहां से मुड़ो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तो हमें मुश्किल लगेगा ना मुड़ने वाला रास्ता, तो ब्लड को भी वो रास्ता मुश्किल लगता है। तो हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस आर ये ब्रांच पॉइंट्स इन वेसल्स, और इसीलिए देखा गया कि ज्यादातर क्लॉट्स आपकी मेजर वेसल्स के भी उन जगहों पर बनते हैं जहां पर आपके ट्रबुलेंट फ्लो है, जहां लेमिनार फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे आप समझ लें कि एओर्टा की जो बैक वॉल है ना, वहां पर फ्लो ट्रबुलेंट होते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से प्रेशर रिलीज हो रहा होता है एओर्टा में से, वहां पर आपके पास वेसल्स और क्लॉट्स बनते बहुत ज्यादा है। इसी तरह ब्रांचिंग पॉइंट्स पे क्लॉट्स ज्यादा बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस है जो नॉर्मल हालात में हो रहे हैं। दूसरी चीज है फिर आपके पास हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया।
हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया को भी मैंने बताया कि जो आपका इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है, और वो इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल दोनों वजह से हो सकता है। अगर आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से डिसलिपिडीमिया हो गया, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से आपके पास कोई भी मसला है, चाहे आपके लाइपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, चाहे आपके पास एलडीएल रिसेप्टर्स नहीं है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को अपटेक ही नहीं कर रहे लिवर में, चाहे आपके पास कोई जेनेटिकली एंजाइम एब्सेंट है जिसने आपकी एलडीएल को ब्रेक डाउन करना था और लिवर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना था। मतलब आसान लफ्जों में कोई भी ऐसा प्रोसेस अगर आपके कोई भी ऐसा मसला है इस सारे प्रोसेस में जिसने कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एक्सक्रीट करना है, उसमें आपका सारा प्रोसेस आ जाता है कि एचडीएल का होना और एलडीएल का होना और उसके का लिवर में जाना, लिवर से फिर बॉडी से एक्सक्रीट होना। इस प्रोसेस में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू एनी जेनेटिक डिफेक्ट, तो वो डिसलाइपोप्रोटीनीमियाज में आएगा या डिसलिपिडीमिया उसकी वजह से हो रहा है, तो वो भी आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो भी एंडोथेलियल सेल इंजरी कॉज कर सकता है। और दूसरा ये कि जो एक्वायर्ड हमारी डिसलिपिडीमिया की स्टेट होती है, एक्वायर्ड स्टेट का मतलब है कि हमने डाइट में अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ज़्यादा रखा, वैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा बॉडी में होती जा रही है, तो ये भी इन एनी केस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा है। आसान लफ्जों में लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होगा तो वो क्या करता है बेसिकली, वो तीन तरह से ना, मतलब मेजर तो आप ये समझ रहे कि दो तरह से वो डैमेज कर रहा होता है। मैंने कहा ना कि ये हम सारी बात करें कि इंजरी किस तरह हो रही है, पहला स्टेप है अभी, ठीक है। एंडोथेलियल सेल इंजरी से सारी कहानी शुरू होगी। तो इंजरी, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंजरी किस तरह करता है ये पहले सुन लें। जब भी बॉडी में लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हाई होगा ना, तो सबसे पहली चीज ये करता है कि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन है, अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो दिस इज नॉन रिएक्टिव, लेकिन अगर मैं इस ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को निकाल दूंगी, एक एटम रह जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट करके दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर देगी। जाहिर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडाइज होगी, वो चीज जो है वो बहुत रिएक्टिव हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी। तो ये जब हमारे पास लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हाई होता है ना, तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में एक इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल्स पड़े हुए हैं ब्लड में और ये मैंने बताया हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहली मसला